हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य जैन, CA के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। आज हम न्यू सिलेबस जो ICAI ने रिकमेंड किया है, इंप्लीमेंट किया है, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विच इलेक्टिव पेपर शुड आई चूज। हमें कौन सा इलेक्टिव पेपर चूज करना चाहिए। CA इंस्टीट्यूट ने पहली बार अपने हिस्ट्री में एक इलेक्टिव पेपर का सिस्टम लॉन्च किया है और सारे CA के स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज हैं कि कौन सा पेपर हमें चूज करना चाहिए और कौन सा पेपर हमें चूज नहीं करना चाहिए। तो उस सिलसिले में मैं अपने कुछ आपको थॉट्स देना चाहूंगा। आई होप आपको मेरा थॉट्स अच्छा लगेगा एंड आई होप आप अपने करियर को एक बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएंगे आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम CA इंस्टीट्यूट का भी न्यू सिलेबस का पैटर्न समझते हैं। CA फाइनल की बात हो रही है यहां पर। CA फाइनल में आपके ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड ग्रुप 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जरा इस बात को हम देखते हैं। ग्रुप 1 में हमारा अकाउंट्स है, फिर FM है, फिर हमारा है ऑडिट एंड फिर हमारा है लॉ। इसी तरह से सबसे पहले हमारा कॉस्टिंग है, उसके बाद हमारा इलेक्टिव पेपर्स दिए गए हैं। इलेक्टिव पेपर्स में रिस्क मैनेजमेंट कर एक पेपर आया है। वो क्या है, किस तरह से हम उस बात को समझ पाएंगे, जरा देखते हैं। एक है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। एक हमारा है इंटरनेशनल टैक्स, इंटरनेशनल टैक्स। एक हमारा है इकोनॉमिक्स लॉज, इकोनॉमिक लॉज। एक हमारा है ग्लोबल FR, मतलब अकाउंट्स का पेपर है ये, इसको ब्रैकेट में मैं अकाउंट्स लिख देता हूं। एक हमारा है कैपिटल मार्केट, इसके ब्रैकेट में मैं FM लिख देता हूं, DT और IDT। ये वीडियो इलेक्टिव पेपर्स के सिलेक्शन के लिए है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफी चेंजेस आए हैं। मैं सिर्फ SFM की बात करूंगा। SFM में काफी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, इस्लामिक फाइनेंस जैसा एक कॉन्सेप्ट आ गया है। तो SFM के चेंजेस के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जरूर आप उसे रेफर करेंगे। एक बात और बता दूं मैं इलेक्टिव पेपर्स के ऊपर, इसमें 3 पेपर्स तो आपके ग्रुप 1 के ही हैं, जैसे कि FM और कैपिटल मार्केट एक ही पेपर है, अकाउंट्स एंड ग्लोबल अफेयर एक ही पेपर है, और लॉ और इकोनॉमिक लॉ एक ही पेपर है। और जो इंटरनेशनल टैक्स है वो DT का आप पार्ट समझ सकते हैं उसे, फाइन सर। तो 4 पेपर तो आपके पढ़े हुए होंगे जो कि मैंडेटरी आपको पढ़ना ही है। 2 ऐसा पेपर है जिसका रेलेवेंस कहीं नहीं है। याद रखिएगा, ग्रुप 2 अपने आप में एक डिफिकल्ट माना जाता है। ऑलरेडी कॉस्टिंग, DT, IDT जैसा सब्जेक्ट है। आप एकदम से ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट लेकर बिल्कुल भी ट्रैप्ड मत हो जाइएगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट में यही ध्यान आएगा कि हमने खामखा एक ऐसा पेपर ले लिया जिसका रेलेवेंस कहीं नहीं था। तो मैं शुरू करता हूं अपना एनालिसिस। सबसे पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट में आना चाहता हूं। शुरू करता हूं रिस्क मैनेजमेंट से अपनी इलेक्टिव पेपर की एनालिसिस। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक स्टैट्स बेस्ड पेपर है। CA इंस्टीट्यूट रिस्क मैनेजमेंट का पेपर आपको CA बनने के बाद करवाती है।
आप अगर रिस्क मैनेजमेंट जैसा पेपर देना ही चाहते हैं तो पहले सीए बन जाइए, उसके बाद भी आप सीए इंस्टीट्यूट से इस पेपर को कर सकते हैं। मेरे पास सीए इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है। रिस्क मैनेजमेंट का पेपर ऑलरेडी सीए इंस्टीट्यूट आपको करवा रही है आफ्टर यू बिकम अ मेंबर ऑफ सीए इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट जैसा पेपर करना ही है तो आप सीए बनने के बाद भी कर सकते हैं। जिनको भी ये मॉड्यूल चाहिए वो डेफिनेटली मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपको मेल में ये मॉड्यूल प्रोवाइड करवा दूंगा। देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में सिलेबस कौन कौन से हैं। मैं आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करवाना चाहूंगा। याद होगा आपको, आपके सीपीटी में भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर एक पेपर था। सीपीटी का मैथ्स एंड स्टैट्स का क्या हाल था ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं भी फाइनल में जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पेपर पढ़ाता हूं और जब वहां पे स्टैट्स आता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो काफी बच्चों को दिक्कत आती है बिकॉज उनका जो बेस है स्टैट्स एंड मैथ्स वो बहुत पुअर है। देखिए, आप रातों रात इसे स्ट्रांग नहीं बना सकते। ऑलरेडी आपका फाइनल का 8 पेपर अपने आप में एक बहुत ही वैल्यूएबल पेपर माना जाता है। अननेसेसरी अपने कामों को डिफिकल्ट करना फाइनल में बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको करना है आप सीए बनने के बाद कर लीजिएगा। सीए को क्यों डिफिकल्ट बना रहे हो? ऑलरेडी आपके आर्टिकलशिप पीरियड इतनी डिफिकल्टी से गुजरती है, उसके इतने सारे कोचिंग लेना होता है, उसके ऊपर आप एक ऐसा पेपर ले रहे हो जिसका कहीं से कोई आपको हेल्प नहीं मिलेगा। मेरे तरफ से स्ट्रिक्ट नो है। जरा देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होगा। मैं एक दो टॉपिक आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन एंड सैंपल एनालिसिस, बेसियन एनालिसिस एंड एक वोलेटिलिटी, और एक में EWMM-GACH मॉडल। एक बार हम देखते हैं एक्चुअल में इसमें होता क्या है। सबसे पहले देखिए वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी होता है प्राइस फ्लक्चुएशन, बट यहां बात खत्म नहीं हो जाएगी। उसके बाद आपको ये सारे इक्वेशंस पढ़ने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप हैंडल कर लोगे, आपके ऊपर है। आप सबसे अच्छा जज कर सकते हो कि आपकी क्या कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपको लगता है सर हमारे बस का नहीं है, और आपको लगता है सर स्टैट्स तो और मैथ्स तो हमें सीपीटी में भी समझ में नहीं आया, तो फाइनल लेवल पर हमें ऐसा पेपर क्यों चूज करना चाहेंगे? तो मेरे तरफ से आप समझ सकते हैं कि एडवाइस यही रहेगा कि अपने फाइनल के पेपर को अननेसेसरी डिफिकल्ट मत बनाइए। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं। जैसे कि आपकी यहां पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक स्टैट्स का एक इक्वेशन है, जरा देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। इसमें भी अगेन आपको वही सारे इक्वेशंस फॉलो करने हैं जिससे आप हमेशा बचते चले गए थे, जिससे आप हमेशा बचते चले आए हो, आप उसे में ही फंस रहे हो। तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। तो मेरे तरफ से आपको पता है ये सारे इक्वेशन से अगर आपको लगता है कि सर हम मैनेज कर लेंगे तो इट्स अप टू यू, और आपको लगता है कि सर हम इन सब से तो बचना चाह रहे थे और इसी से लेकर हम फंसना नहीं चाहेंगे, तो आप प्लीज इस पेपर को सोचिए भी मत, सोचिए भी मत, सोचिए भी मत। मैं अपने नेक्स्ट पेपर में आता हूं, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, डिसिप्लिनरी केस स्टडीज में जो सिलेबस हैं वो हैं अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्स, एफएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब कॉस्टिंग, लॉ। इसका मतलब ये मिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी तो बात ही मत कीजिए, इसके बारे में तो सोचिएगा भी मत, ठीक है। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस यही कहना चाहूंगा कि बच्चों से एक पेपर नहीं संभलता, ये सारा पेपर एक साथ कैसे संभलेगा। और बाद में और भी कुछ लिखा हुआ है, ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा लाइफ में, बट सीए फाइनल में मत कीजिए। पास होने के प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट मोमेंट में आकर, बच्चा ये सोचता है बस सर, बस भगवान पास करवा दो किसी तरह से। तो भगवान आपसे पूछेगा भैया पास होना था तो ऐसा पेपर क्यों लिया जो मुझे भी नहीं पता, जो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। तो भैया भगवान का भी काम आसान करो, तो इसलिए ऐसे पेपर से
आप हाथ जोड़कर ही आगे बढ़ जाओ, बिकॉज ये पेपर तो आपको सेलेक्ट करना ही नहीं है। कोई नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, आप ऑर्डिनरी चीज कर कर भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट पा सकते हैं। आपको बहुत कुछ अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन सर, तो मेरे तरफ से ये सब्जेक्ट भी स्ट्रिक्ट नो है। इस सब्जेक्ट के बारे में मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इन सब्जेक्ट के बारे में सोचना भी मत। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट इलेक्टिव पेपर की एनालिसिस में। अब मैं आपकी थर्ड एनालिसिस करवा रहा हूं इंटरनेशनल टैक्स पे। हालांकि टैक्स पे मैं इतना एक्सपर्टाइज होल्ड नहीं करता हूं, फिर भी मैं इस पे कुछ आपको गाइड कर सकता हूं। इसके सिलेबस पे आते हैं। पहले इसके सिलेबस पे है बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, एडवांस रूलिंग है, इस पे मैं आना चाहूंगा। उसके बाद बहुत सारे टैक्स के एक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इंडियन टैक्स अलग है, इंटरनेशनल टैक्स में आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, बाद में कुछ और लिखे हुए हैं। इंक्लूजन, कोई भी टॉपिक ऐड भी किया जा सकता है, एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। फाइनेंस एक्ट का चक्कर पड़ेगा, एडिशन होगा, डिलीशन होगा। ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी आपके 2 टैक्स के पेपर हैं, ऑलरेडी आपके 2 टैक्स के पेपर हैं। आप बैक टू बैक 3 टैक्स का पेपर क्यों लेना चाहोगे? आपके ऑलरेडी आप देखिए ग्रुप 2 में डीटी भी एक टैक्स का पेपर है, आईडीटी भी एक टैक्स का पेपर है। तो आप 3 बैक टू बैक टैक्स का पेपर लेकर अपनी सिरदर्दी को बढ़ाओगे। एडवांस रूलिंग की बात करते हैं। देखो, एडवांस रूलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो डीटी में भी आएगा, आईडीटी में भी आएगा, इंटरनेशनल टैक्स में भी आएगा। लास्ट मोमेंट में क्या होगा, आप सब चीजों को कंफ्यूज कर देंगे, किसी का किसी में लगाएंगे, किसी का किसी में लगाएंगे और सब मिक्स हो जाएगा। सबसे पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, अगर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसा सब्जेक्ट में जाना है तो आप ये सोच के चलिए कि भारी भरकम अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, भारी अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। आप जब तैयारी कर रहे होगे तो नॉर्मली बच्चा 2 पेपर की तैयारी लास्ट मोमेंट में आके करता है, डीटी एंड आईडीटी। अब आपको 3 पेपर की तैयारी लास्ट मोमेंट में आके करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप अननेसेसरी अपनी हेडेक को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप अननेसेसरी 3 टैक्स के पेपर लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। मुझे पता है, मैं भी आपके स्टेज से गुजर चुका हूं, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मुझे पता है कि कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है। अमेंडमेंट्स वाले पेपर को जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी 2-2 अमेंडमेंट्स पेपर आपके ग्रुप 2 में है। लास्ट मोमेंट में आकर बहुत बच्चा परेशान रहता है, यहां जाता है, वहां जाता है, गूगल में सर्च करता है, अमेंडमेंट्स नोट्स नहीं मिलते, टाइम से आपको आपकी तैयारी नहीं हो पाती, लास्ट मोमेंट तक क्लासेस चलता है। इन सब हेडेक से बचना है तो ये चैप्टर भी, ये सब्जेक्ट भी आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल टैक्स में जाना ही है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें करियर बनाना है, तो आप सीए बनने के बाद भी बना सकते हैं। और इसमें एक बात है, देखिए टैक्स का लाइन तो आप ही का है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही टैक्स का काम मिलेगा। तो आगे चलकर बेयर एक्ट ही तो पढ़ना है, आप पढ़कर जो डिसीजन लेना आप ले लीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर इस लाइन में नहीं जाऊंगा इंटरनेशनल टैक्स में तो डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सीएस, सीएमए दूसरे वालों को यह मौका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। टैक्स मतलब ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का ये फील्ड है टैक्स का, तो ये जो काम मिलने वाला है, चाहे टैक्स रिलेटेड कोई भी काम मिले, वो आप ही को मिलेगा। तो ये आपसे कहीं कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको करियर भी बनाना है तो आप आगे जाकर इसमें करियर बना सकते हैं। जो भी कुछ एक्ट्स वगैरह है वो आप पढ़कर बना सकते हैं। लेकिन फाइनल को आप क्यों डिफिकल्ट बना रहे हैं अपना? सेकंड ग्रुप ऑलरेडी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट और ग्रुप माना जाता है। कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी जैसा सब्जेक्ट्स है, तो उसमें और एक टैक्स का पेपर लाना, 3-3 अमेंडमेंट्स पेपर लाना, तीनों में काफी चीजें मिक्स होंगी, एडवांस रूलिंग और बहुत सारे सेक्शन, सब सेक्शंस सब मिक्स होने लगेंगे। आप अननेसेसरी कंफ्यूजन में आ जाएंगे। और वो भी आईडीटी में अब जीएसटी आ रहा है, इसमें खूब अमेंडमेंट्स आएंगे। अभी तो एक्ट बना ही है, अभी कितने अमेंडमेंट्स आएंगे आपको क्या पता। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आता रहेगा, क्योंकि नया एक्ट है तो ज्यादा चांसेस है अमेंडमेंट्स आने के। एक मैच्योर्ड एक्ट नहीं है,
तो इसका मतलब आप एक अपने लिए एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन तैयार कर रहे हैं तीनों टैक्स का पेपर लेकर। तो आई से अवॉइड दिस पेपर। अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आप सीए करने के बाद भी इसमें आप करियर बना सकते हैं। ये लाइन आप ही का है, आपसे कोई नहीं छीनेगा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही लाइन है। हां, अगर ऐसा होता कि हमारा ये नहीं करने से हमें कुछ नुकसान होता तो बात समझ में आता, लेकिन आपका तो कोई नुकसान नहीं है। आप सीए बनने के बाद भी अगर कोई भी टैक्स का क्वेरीज आएगा वो आप ही को हैंडल करना है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बस। टैक्स में अगर आप जाना चाहते तो हमेशा ही पढ़ना पड़ेगा। टैक्स वाले हमेशा अपने आप को अपडेट करके ही रखते हैं। जीएसटी पढ़ लिया एक बार तो थोड़ा काम चल जाएगा, आपको हर फाइनेंस एक्ट में आपको रिव्यू करना पड़ता है। तो अमेंडमेंट का पेपर आप अवॉइड करेंगे। और इसके और भी ड्रॉबैक्स है जो मैंने आपको बताया। बैक टू बैक 3 टैक्स का पेपर लेना अपने आप में एक खतरे की घंटी है। फाइन सर, तो मेरे तरफ से इस पेपर को भी मैं अवॉइड करवाना चाहूंगा। इंटरनेशनल टैक्स, ठीक है, फाइन सर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर में जिसका नाम है इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज, ये पेपर आपका सीए फाइनल के ग्रुप 1 में आपने एक लॉ सब्जेक्ट किया होगा, उसको ये पेपर कंप्लीमेंट करेगा। आइए इसका सिलेबस देखते हैं। इकोनॉमिक लॉज में सिलेबस है WTO, कंपटीशन एक्ट, रियल एस्टेट, इंसॉल्वेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, और भी लिखा हुआ है। अगर और भी आएंगे तो और भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले जिसे लॉ फील्ड में जाना है वो इस पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। मुझे लॉ फील्ड में नहीं जाना, अगर मुझे कोई जरूरत भी पड़ेगी कोई लॉ, तो मैं एक लॉ एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लूंगा और मैं अपने चीजों को आसान कर लूंगा, लेकिन मुझे लॉ फील्ड में नहीं जाना। अगर आपका भी यही एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको लॉ फील्ड से कोई लेना देना नहीं है तो आप इस सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 2, आपका ये पेपर भी अमेंडमेंट वाला पेपर होगा। ये नए नए एक्ट्स हैं, इस पे भी अमेंडमेंट्स आएंगे। मुझे याद है लास्ट एग्जाम में अचानक से सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सिलेबस आपके कोर्स में आएगा। लास्ट मोमेंट में, एकदम लास्ट मोमेंट में जाके बोला सीए इंस्टीट्यूट ने। सारे जगह हंगामा फैल गया, सब जगह नोट्स शेयर होने लगा, एंड लास्ट मोमेंट में आकर बच्चों ने काफी कंफ्यूजन के स्टेट में एग्जाम दिया कि यार एक नया एक्ट अचानक से आ गया है, किसी ने तैयारी किया, किसी ने नहीं किया, तो एक कंफ्यूजन हो गया ना। तो आप एक अमेंडमेंट वाला पेपर अवॉइड करेंगे। ये भी अमेंडमेंट वाला पेपर है, इसमें भी अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। हां, कंपैरेटिवली टैक्स से इसमें अमेंडमेंट्स कम होंगे, जो कि मेरा मानना है। नंबर 2, ये ऐसे लग तो बहुत छोटा सा रहा है कि 7 ही टॉपिक्स है, बट ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर अभी इसका रिवीजन हो रहा होगा, कोर्स रिवीजन हो रहा होगा। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस एंड सबसेक्शंस होंगे, ठीक है। तो वो इस पूरे मैटर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा। जिनको थ्योरी से बचना है, लॉ ऑलरेडी आपने ग्रुप 1 में किया हुआ होगा या आपने आईपीसीसी में किया हुआ होगा, आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि मैं थ्योरी पेपर में कितना स्ट्रांग हूं या कितना वीक हूं। अगर आपको थ्योरी पेपर से बचना है, और देखिए इस सब्जेक्ट को लेकर कोई करियर का भी नहीं सोच सकता, क्योंकि सीए इन लॉ, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए मैं आपको 2-3 चीज लिख रहा हूं, आप खुद बताना आपको क्या साउंड बेटर कर रहा है, आपको क्या साउंड बेटर कर रहा है। मैं बोलता हूं वैसे ही सीए इन अकाउंट्स कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा चलो एक और बोलता हूं, सीए इन लॉ कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा, सीए इन टैक्स कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा, सीए इन कॉस्ट कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा, सीए इन फाइनेंस कैसा लग रहा है सुनने में? सीए इन फाइनेंस, हमने फाइनेंस में सीए किया है। तो सीए इन लॉ, ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने एक बड़े बड़े लॉयर्स बैठे हुए हैं,
बड़े बड़े लॉ कॉलेजेस हैं, तो आप लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको और कुछ करना पड़ेगा आगे जाकर। ऐसा नहीं होगा कि आपको इसी लॉ सब्जेक्ट से आपको लॉ की आपको डिग्री मिल जाएगी। तो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। इस सब्जेक्ट में भी मेरे तरफ से स्ट्रिक्ट नो रहेगा। ये भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते रहेंगे। इसमें एक अगर भी अटेम्प्ट आपका डिले हो जाता है तो आपका पढ़ा हुआ शायद बेकार भी हो सकता है। लास्ट मोमेंट में आकर आपको टाइम पे नोट्स मिले ना मिले, ये भी एक तरह का एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा। ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, दो ऐसे पेपर हैं जो ऑलरेडी मेरे अमेंडमेंट वाले हैं और जिसमें कोई चॉइस नहीं है, डीट एंड आईडीटी। फाइन सर, तो मेरे तरफ से इकोनॉमिक लॉज में भी स्ट्रिक्ट नो है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेपर में जिसका नाम है ग्लोबल एफआर, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वैसे मैं अकाउंट्स में इतना एक्सपर्टाइज होल्ड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसमें अपना राय देना चाहूंगा। आइए इसका सिलेबस देखते हैं। इसके सिलेबस में मात्र 3 टॉपिक हैं। एक बार तो देखकर लगता है 100 नंबर और 3 टॉपिक, वाह मजा आ गया। बट देखिए, अभी 3 टॉपिक से हम कुछ जज नहीं कर पाएंगे जब तक हमें फुल फ्लेश्ड इसके बारे में नहीं कुछ पता चल जाए। बट इतना तो मानना है कि ये 3 टॉपिक नहीं होंगे, इसके अंदर बहुत सारे चीजें होंगे, नोटिफिकेशन होगा, गाइडलाइंस होगा, और आईएफआरएस अपने आप में एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो मेरा मानना है कि ये भी, इसमें भी अमेंडमेंट्स आ सकते हैं। हां, ये मैं भी कहता हूं कि इसमें जो अमेंडमेंट्स के जो टॉपिक्स होंगे वो इतने ज्यादा नहीं होंगे जितना टैक्स में होगा। बट लास्ट मोमेंट में जाकर अगर आप इस अमेंडमेंट्स के झंझट से बचना चाहते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट भी अवॉइड करना चाहिए, या सीधा सीधा आपको एक अपने ऊपर एक चैलेंज लेना चाहिए कि मैं कौन सा टॉपिक टेकअप करूं। इसका एक टेस्ट है जो आपको सबको करना चाहिए। वो टेस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिंपल सा देखिए एक टेस्ट है। मैं अकाउंट्स, एफएम और लॉ में इनडिफरेंट हो जाता हूं। ठीक है, आप अकाउंट्स भी चूज कर सकते हैं, एफएम भी चूज कर सकते हैं, लॉ का भी पेपर चूज कर सकते हैं। आप सबसे पहले अकाउंट्स या एसएफएम ही उठाते हैं, आप अकाउंट्स पढ़ेंगे। अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको लगता है कि अकाउंट्स आपका इंटरेस्ट एरिया है, आपने सीपीटी में भी अकाउंट्स किया, बहुत लोगों ने तो 11th-12th में अकाउंट शुरू कर दिया था, आपने आईपीसीसी में 2-2 बार अकाउंट्स किया, आप फाइनल में भी 2-2 बार अकाउंट्स करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है अकाउंट्स ही आपका भविष्य है, अकाउंट्स ही आपका तकदीर है, अकाउंट्स ही आपका इंटरेस्ट एरिया है, तब तो आपको ग्लोबल एफआर में जाना चाहिए। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है? देखिए, ये कहने से नहीं चलेगा, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा, यार मुझे मजा आ रहा है अकाउंट्स बनाने में, डेबिट क्रेडिट का एंट्री करने में मजा आ रहा है, जर्नल एंट्रीज पास करने में मजा आ रहा है, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं। जिस काम को करने में आपको नींद नहीं आती है, जिस काम को करने में आप समय नहीं देखते हो, इसका मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट है। आपको एफएम अगर पढ़ाया जाता है, एफएम मान लो आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं स्टॉक मार्केट करवाऊंगा, बाई सेल कराऊंगा, डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, आपको बाई सेल, हेजिंग टेक्निक, आर्बिट्रेजिंग टेक्निक, डॉलर बाई सेल करना सिखाऊंगा, सारे एक्सचेंज रेट्स की एप्लीकेशन सिखाऊंगा। अगर आपको वो इंटरेस्ट दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये इंटरेस्ट एरिया है, एफएम करने से आपको ऐसा लगता है कि आपको एक भविष्य भी नजर आता है कि मैं एफएम में भी अच्छा कर सकता हूं, मैं फाइनेंस में भी अच्छा कर सकता हूं, तो आपको फिर कैपिटल मार्केट सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। लॉ के लिए भी फिर यही बात होगी जैसा मैंने अकाउंट्स और एफआर के लिए कहा है। यह सबसे इजी बात है, आप अपने ऊपर ले लीजिए कि मुझे इंटरेस्ट किसमें ज्यादा आ रहा है, क्योंकि तीनों पेपर की मेहनत बराबर है। आप ऑलमोस्ट समझ लीजिए बराबर है, 3-4 क्लास ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मान लीजिए मेरा कैपिटल मार्केट में मैं 25 लेक्चर्स लूंगा, तो हो सकता है उसी इर्द गिर्द बाकी के लेक्चर्स भी हों। तो मेहनत के हिसाब से तीनों बराबर है, ठीक है। बट इतना मैं कह देता हूं कि इसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, उसी में जाना चाहिए। तो
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आप अमेंडमेंट से बचना चाहते हैं, अगर आपका अकाउंट्स इंटरेस्ट एरिया नहीं है, और अगर आप एक नए फील्ड में जाना चाहते हैं जो अभी थोड़ी देर में आने वाला है, तो आप ग्लोबल एफआर को भी क्रॉस कर सकते हो। अब फाइनली मैं अपने लास्ट इलेक्टिव पेपर में आता हूं, जिसका नाम है कैपिटल मार्केट, जिसका नाम है कैपिटल मार्केट। फाइन सर, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। आइए इस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझते हैं। इस सब्जेक्ट के सिलेबस में आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं ये सारी बातें। सबसे पहले ये सिलेबस अगर आप करते हैं तो आप एट पार हो जाते एमबीए फाइनेंस से। मतलब एमबीए फाइनेंस वाले जो सिलेबस कर रहे हैं वही सिलेबस आपको करने का मौका मिल रहा है, तो आपको कभी भी ये मन में नहीं आएगा कि काश हम एमबीए फाइनेंस करते, बिकॉज अब आपको वो मौका सीए में ही मिल रहा है। ठीक है। दूसरी खास बात इस सब्जेक्ट की, जब आप एसएफएम करेंगे तो आपको साथ साथ कैपिटल मार्केट भी करवा दिया जाएगा। जैसे जब हम इसके टॉपिक्स में आते हैं तो इसमें एक टॉपिक है म्यूचुअल फंड का, एक टॉपिक है म्यूचुअल फंड। हम ग्रुप 1 में भी पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड हमें ग्रुप 2 में भी पढ़ना है, तो हम डबल डबल नहीं पढ़ेंगे, हम एक बार ही पढ़ेंगे और वो दोनों सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। सोने पे सुहागा। तो ये तो बात हो गई सर, तैयारी इसका मतलब बिल्कुल इजी रहेगी और हम एमबीए फाइनेंस वालों को टक्कर दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने सीए इन फाइनेंस किया है। सर लेकिन हमारा आगे जाके करियर ऑप्शन क्या रहेगा? वेरी गुड करियर ऑप्शन। अगर आप फाइनेंस को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही लुक्रेटिव है और बहुत ही आप एंजॉय करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड एज अ करियर ऑप्शन। क्या म्यूचुअल फंड में भी करियर बनाया जा सकता है? बिल्कुल करियर बनाया जा सकता है। क्या सर कोई सीनियर है जिन्हें हम देखकर हम इसे अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं? अरे बहुत सीनियर्स हैं, आपको हैरानी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भरे पड़े हैं। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इंडिया के सबसे नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकर या म्यूचुअल फंड मैनेजर का आप नाम बताइए जो हाईएस्ट पेड सैलरी जिनको मिल रहा है। आइए मैं उनका नाम बताता हूं। उनका नाम है मिलिंद बारवे जी, जो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। ही इज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, ही इज बाय प्रोफेशन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इन्हें 26 करोड़ का सैलरी मिल रहा है। सर वो तो एक होगा, बाकी सबको तो थोड़ा ना मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है, आप मुझे मेल करिए, मैं सारे इंडस्ट्रीज में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मैं सबके नाम आपको दूंगा। अनगिनत लोग बैठे हुए हैं वहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर बनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करके गए। हालांकि आई कैन से कि इन्होंने बहुत डिफिकल्टी से उस लाइन तक पहुंचे होंगे, लेकिन अब आपके सामने डिफिकल्टी नहीं है। अब आपके पास आज तो सब्जेक्ट भी आ गया है। अब आप बहाने नहीं मार सकते कि यार काश मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाता, काश मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर बनता। अब तो आपको मौका मिला है, तो अब तो और लोग, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग फाइनेंस में जाएंगे जो सीए का प्रोफेशन कर रहे हैं। आप कहीं लेट ना हो जाए, आप कहीं पीछे ना हो जाए। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और वर्क कल्चर भी अच्छा है और ऑब्वियस सी बात है एक रेस्पेक्टेबल जॉब है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड मैनेजर का। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप? बिना सोचे समझे आपको इस सब्जेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए। इस सब्जेक्ट की एक खास बात यही है कि आप जब एसएफएम मेरे से करेंगे तो आपका कैपिटल मार्केट का भी एक्सटेंडेड क्लासेस लेकर क्लासेस खत्म कराया जा सकता है। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए थोड़ा और हम सिलेबस देखते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया अभी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में एक बहुत ही तगड़ा फील्ड है जिसमें लोग जाने के लिए तरसते हैं। फिर मैं बता दूं, मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही प्रेफर किया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जॉब में। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हैं जो सीए को हायर करती हैं।
मैं अभी थोड़ी देर में आपको उसके रिलेटेड फाइल्स दिखा रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट का जॉब एक बहुत ही लुक्रेटिव लाइन है। हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने के बाद उन्होंने ये लाइन ऑप्ट किया और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है राकेश झुंझुनवाला जी का, जिन्होंने 5,000 रुपए से 5,000 करोड़, जी नहीं 10,000 करोड़, जी नहीं 12,000 करोड़ रुपए का उनको वेल्थ जनरेट वो कर पाए हैं। 5,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ तक अब इनका वेल्थ पहुंच चुका है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन कहता है कि सीए हम का लाइन नहीं है? ये बहुत सारे लोग, आप बॉम्बे चले जाइए, गुजरात चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, बहुत सारे लोग इस लाइन को ऑप्ट कर रहे हैं। आपको अपना पैसा नहीं लगाना, आपको कंपनी हायर करती है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या काम होता है? वो एडवाइस देती है, क्या बाई करना है, क्या सेल करना है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, सिटी ग्रुप, बहुत अच्छी सैलरी और बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब आपको मिलता है। इस लाइन को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि एक बार ये लाइन हाथ से चला जाएगा तो लाइफ लॉन्ग आप पछताओगे। काश हम समय रहते ये सोच लेते कि फाइनेंस भी एक करियर ऑप्शन हो सकता था। आप जब एसएफएम पढ़ेंगे तो अपने आप आपके दिल से ये आवाज आएगा कि नहीं, मुझे तो इसी लाइन में जाना है, क्योंकि मैं इस लाइन में मोर देन 10 ईयर्स से हूं। हर बच्चा यही कहता था कि सर आपसे क्लासेस करने के बाद हमें इस लाइन में जाने का मन कर रहा है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नजर नहीं आते थे। आज आपके पास ऑप्शन है। आप जब आपको जॉब में जाओगे तो आप कह सकते हो कि मैंने सीए इन फाइनेंस किया है, तो आपको कंपैरिजन कराया जाएगा एमबीए फाइनेंस से। ठीक है, एक कंपैरेबल आपको एक जॉब ऑप्शन मिल रहा है, सेम सिलेबस मिल रहा है, मेहनत कम लग रही है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टाइम कम लग रहा है, नो अमेंडमेंट्स। ओ माय गॉड, इतनी बेनिफिट्स है, तो इतना सोचना क्यों? याद रखिएगा, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बहुत ज्यादा भी अब मत सोचिए। इतने सारे खूबियों के साथ ये सब्जेक्ट आपके पास आया है, आपके पास हाथ फैला रहा है। आज अगर चूक गए तो याद रखिएगा लाइफ लॉन्ग एक पछतावा सा हो जाएगा। आज मौका मिला है, उस मौके को जाने मत दीजिए। याद रखिएगा, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही मंजिल आपको मिल जाएगी। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने चूज ही नहीं किया ये सब्जेक्ट, तो फिर किस बात का आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब मिलेगा? क्यों मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब? क्यों मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर का जॉब? एक अलग लाइन बनाने का मौका मिला है। अगर आपको सीए से थोड़ा सा बोरियत हो गया है, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट से, तो आपको एक मौका मिला है एक नया करियर ऑप्शन का। आपको अपना पैसा नहीं लगाना, आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना, आपको सिर्फ नॉलेज लेना है और नॉलेज के बलबूते आपको जॉब मिलेगा। जैसे लोग कमा रहे हैं जॉब में, वैसे आप भी कमा सकते हैं। समय रहते आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, उसे अप्रिशिएट कीजिए। आइए थोड़ा इस करियर ऑप्शन के बारे में और हम गहराई से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कहां आपको जॉब का ऑप्शन मिलेगा? जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली काफी अच्छी सैलरी देते हैं, काफी अच्छा इसमें वर्क कल्चर भी है। ठीक है, फाइन। आपको फाइनेंस एज अ करियर ऑप्शन क्यों लेना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, दैट इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन, जिसमें आप 1 CR तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डोंट क्रिटिसाइज। अगर आपको नहीं लाना है तो मत जाइए। आपको लगता है यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं सर, थोड़ा ना इतना मिलता होगा, तो मत जाइए। कौन कह रहा है कि आपको जाना ही है या आपको कोई जबरदस्ती करने का मौका मिल रहा है? मत देखिए, आप लॉग ऑफ कर लीजिए। आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है कर लीजिए बाद में, लेकिन ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि काश मैं अगर सही गाइडेंस ले लेता तो मैं अच्छा कर सकता था। ये काश वर्ड आपके लाइफ में नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि हम तो जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं।
आप गूगल सर्च कर लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सैलरी पैकेज, आप देख सकते हैं। आप कहीं भी अच्छी वेबसाइट चले जाइए, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है कि आप कह रहे हैं कि हमें नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग पैकेज, अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें स्टार्टिंग पैकेज म्यूचुअल फंड का बोला गया था 6 करोड़ पर एनम। आप समझ रहे हैं चीज, इकोनॉमिक्स टाइम्स को जाके बोलिए। आप मुझे मत बोलिए कि नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोच अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई। आप वहां तक सोच नहीं पा रहे हैं तो आप अपने बारे में कैसे सोच पाएंगे। और अगर आपको लगता है गलत है तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स को जाके बोलिए, वहां पे जाके कंप्लेन कीजिए, यहां मत कंप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं तो जो मैं देख रहा हूं वही बात मैं आपको कह रहा हूं। मैं कोई अलग से आसमान से या तारों से कोई बात निकाल कर नहीं ला रहा हूं, मैं जो फील्ड की बात है वो मैं आपको कह रहा हूं। फाइनेंस एज अ करियर ऑप्शन डेफिनेटली लुक्रेटिव है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, हाई स्कोरिंग है, नो अमेंडमेंट्स है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आप पता कर लीजिए। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है निकेश अरोरा जी, इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। निकेश अरोरा जी, उनकी जो सैलरी है, ही इज चार्जिंग 400 करोड़ की सैलरी। हालांकि बाद में इन्होंने रिजाइन दे दिया, वो बात अलग है, बट 400 करोड़ की सैलरी एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करते थे, आज सोचिए कितनी बुलंदी तक पहुंच गए हैं। क्या आप एक अकाउंटिंग जॉब में, क्या आप इतना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई डोंट नो, आप सोचिए, यह आपको डिसाइड करना है। मैंने तो हर सब्जेक्ट के बारे में आपको 1-to-1 एनालिसिस करके बता दिया है। 400 करोड़ की सैलरी आप समझ सकते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ये चार्ज कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं कितनी अच्छी ये लाइन होगी। राकेश झुंझुनवाला, इनके पास 5,000 रुपीज हुआ करते थे। हम कुछ दिन पहले ये बोलते थे कि 5,000 करोड़ रुपए का वेल्थ है, लेकिन बात करते करते 10,000 करोड़ हो गया, बात करते करते 12,000 करोड़ हो गया। आप समझ सकते हैं कितना स्कोप है। ये भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कोई अलग लाइन में नहीं थे, ये भी सीए के लाइन में थे। तो आप जैसे लोग होते तो ये तो अपने अकाउंटिंग में चले जाते, ये तो टैक्सेशन में चले जाते। सर वो तो एक होंगे ना, सब थोड़ा होंगे। यही तो नेगेटिविटी खत्म करना है। याद रखिएगा, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। आप कहेंगे सर ये तो एक हो गया होगा, बाकी सब थोड़ा होंगे। ये हमारी सोच है जिसे हमें खत्म करना है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक नहीं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस लाइन में है। एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बता रहा हूं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके पास 1,000 करोड़ रुपए है। वो भी इसी लाइन में स्टॉक मार्केट का रिसर्च करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये अपना पैसा बहुत कम लगाते होंगे, ये एज एन एडवाइजरी फीस चार्ज करते हैं। आपको अपना पैसा नहीं लगाना, एज एन एडवाइजरी लोगों से फीस चार्ज करना है। रामदेव अग्रवाल नाम है इनका। 1,000 करोड़ की जर्नी, ये अपने इनके यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं और आप नेट पे भी सर्च करिएगा। इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है। काफी नामी फेस है इंडिया के, रामदेव अग्रवाल। ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऐसा नहीं है कि एक हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप समझ सकते हैं ये 1 और 2 की बात नहीं है। वॉरेन बफेट जी, आपको पता है वॉरेन बफेट से अमीर आदमियों में से गिने जाते हैं। इन्होंने 11 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेनी शुरू की थी। आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं 11 साल की उम्र में। आप सोचिए, ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज लीजिए। लर्न मोर अर्न मोर, लर्न मोर अर्न मोर। आप लर्न करिए, मार्क्स भी है, अर्निंग का भी स्कोप है। ऐसा लाइन, ऐसा सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता सीए के इतिहास में कभी आया होगा जो आपको मिल रहा है। ऐसे मौके को हाथ से गंवाना अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सारे लोगों से थोड़ा आप सीख लीजिए और अपने करियर को उसी लेवल पर बनाइए जिस लेवल पर हम आपको चाहते हैं कि आप अपने करियर को बनाएं। अल्टीमेटली आप ही को डिसाइड करना है। आई होप कि मेरा ये वीडियो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर किया होगा। आई
विश मैं सबको देखना चाहता हूं अपनी क्लास में एज अ ब्राइट फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ फाइनेंस एक्सपर्ट। आइए मिलकर हम और आप ये कोशिश करेंगे कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सके। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में फाइनेंस के ऊपर गाइडेंस मेरे से बेहतर आपको कोई नहीं दे पाएगा। मैं इस लाइन में बहुत सालों से हूं। हमेशा मेरा सपना रहता था कि सीए इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे। आज वो उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। तो ये सपना जो मैंने अचीव किया है वो तभी पूरा होगा जब आप भी उस सपनों से रूबरू रखोगे। आईपीसीसी में ऑलरेडी 100 मार्क्स का एफएम आ गया है जिसे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। फाइनल में भी अब 200 मार्क्स का एफएम है जिसे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मेरी बैचेस अगस्त में शुरू होगी। आई होप आप लोग इस वीडियो को पॉजिटिव एंगल से लोगे और जरूर मेरी इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखोगे। मैं इस सीरीज में आपको न्यू सिलेबस रिलेटेड और भी क्वेरीज पोस्ट करता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेफिनेटली अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करिएगा। आपकी लाइक हमारे इंकरेजमेंट को बढ़ाएगी, हमें और प्रेरणा देगी, हमें और आगे बढ़ने का ताकत मिलेगा। हम चाहते हैं कि सीए भी फिनांस लाइन में आए और ये मौका हम हाथ से न जाने दें। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।